हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जो किया था उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, पहले वो पार्ट देख लीजिए, फिर ये पार्ट देखना। कल हमने जो 5 मंडल होते हैं उनके बारे में बात किए थे। आज हम देखते हैं कि जो सौर मंडल होता है उन उसको जीवनदायी परत क्यों कहा जाता है, कि सौर मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों मानी जाती है। सौर मंडल को जीवनदायी परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल दशाएं इस परत में होती है। यानी कि हमारे जीवन के लिए जितनी भी दशाएं होती हैं, यानी जितनी प्रक्रियाएं होती है वो इसी परत में होती है। जैसे वायु का चलना, यानी श्वास भी हम इसी परत में लेते हैं। जैसे वर्षा का होना, बिजली चमकना, बादलों का बनना आदि जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो सौरमंडल में होती हैं, इसलिए इसे जीवनदायिनी परत कहा जाता है और ये सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। तो दोस्तों, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि इसे जीवनदायी परत क्यों कहा जाता है। अब देखते हैं मौसम तथा जलवायु में अंतर, यानी मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम, सबसे पहले हम देखते हैं मौसम क्या होता है। तापमान, वर्षा, वायु दाब, आर्द्रता, वायु की दिशा व गति आदि तत्वों का औसत मौसम कहलाता है। यानी कि जितने भी ये होते हैं, तापमान, वर्षा, वायु दाब, आर्द्रता, वायु की दिशा व गति, इन सब का प्रतिकूल यानी ये सब हमें महसूस हो तो वो हम कहते हैं कि हम मौसम बदलता रहता है। यानी तापमान में अगर परिवर्तन होता है तो मौसम बदलता है। जैसे गर्मियों से सर्दी में परिवर्तन होता है, ये सब मौसम होता है। यह एक छोटे भूभाग पर छोटी अवधि अथवा दैनिक वायुमंडल दशाओं को अभिव्यक्त करता है। यानी मौसम एक छोटी अवधि के लिए ही रहता है, यानी मौसम हर देखे हम तो 3 महीने में बदलता रहता है। अब देखते हैं जलवायु। मौसम और जलवायु दोनों अलग अलग है। अब जलवायु में मौसम देखा क्या होता है, अब जलवायु देखते हैं। मौसम के तत्वों का औसत लंबी समय अवधि तथा बड़े भूभाग पर कई वर्षों के अध्ययनों पर आधारित वायुमंडलीय दशाओं की सामान्य अभिव्यक्ति है। यानी मौसम के तत्व औसत लंबी समय अवधि तथा बड़े भूभाग, यानी जो जितने भी बड़े भूभाग होते हैं उन पर कई वर्षों के अध्ययन पर आधारित वायुमंडलीय दशाओं की सामान्य अभिव्यक्ति होती है। यानी जलवायु भी अलग अलग होती है। तो ये मौसम और जलवायु दोनों अलग अलग चीजें हैं। मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व क्या क्या है। तापमान, यानी तापमान, सीधी सी बात है, अगर तापमान बदलेगा तो मौसम भी बदलेगा, टेम्परेचर होता है। दाब तथा पवन, यानी कि विंड, प्रेशर एंड विंड, जो प्रेशर होता है वो बदलेगा और हवा होती है, ये दोनों अगर चीज़ें बदलती हैं तो हम कहते हैं कि वो मौसम और जलवायु में परिवर्तन हुआ है। आर्द्रता तथा वर्षण, ये दोनों बदलती हैं तो हम कहते हैं कि मौसम और जलवायु में परिवर्तन हुआ है। अब देखिए मौसम तथा जलवायु के प्रमुख जलवायु नियंत्रक, यानी मौसम और जलवायु को कौन कौन से तत्व नियंत्रण करते हैं। अक्षांश अथवा सूर्य, इसमें सूर्य सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सूर्य है ना वो मौसम और जलवायु को सबसे ज़्यादा उसी के हाथ में होता है, वो ही नियंत्रित करता है इन चीज़ों को। फिर है स्थल तथा जल का वितरण। स्थल और जल का वितरण भी मौसम और जलवायु को नियंत्रण करता है। यानी कि स्थल कैसा हो ये देखा जाता है, और जल, यानी जो स्थल होता है उस पे है ना जो जलवायु होती है, जो यानी जो तापमान होता है वो बहुत ही जल्दी परिवर्तन होता है। लेकिन जो जल होता है, यानी जो समुद्र होते हैं, उनमें तापमान बहुत ही देरी से परिवर्तन होता है। यानी हमारी जो रेत होती है, मिट्टी होती है, वो तो दिन में ठंडी हो जाती है और वो दिन में गर्म हो जाती है और रात में ठंडी हो जाती है। लेकिन समुद्रों में ऐसा नहीं होता, उन्हें ठंडे होने में भी बहुत टाइम लगता है और गर्म होने में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए जो स्थल मंडल होते हैं उसी पे हम मौसम देखा जा सकता है, समुद्रों में इतना नहीं बदलाव होता।
फिर उसके बाद है ऊं वो उच्च तथा निम्न वायुदाब पेटी। तो इसके बाद उच्च तथा निम्न वायुदाब पेटी है। फिर उसके बाद ऊंचाई है। फिर उसके बाद पर्वतीय बाधा। जो जो पर्वत होते हैं हमारे, वो भी बाधा उत्पन्न करते हैं मौसम में, यानी कि पर्वतों पर कम मौसम ठंडा होता है और जो स्थलमंडल है उस पर मौसम थोड़ा गर्म होता है। पर्वत पर इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य की किरण आती है वो परावर्तित हो जाती है, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस वजह से वहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा होता है। महासागरीय जलधाराएं। महासागरों की जलधाराएं भी इसको नियंत्रण करती है। और अन्य विभिन्न प्रकार के तूफान हैं, जो इतने भी तूफान और पवन होते हैं, ये भी जितने धूलकण लाते हैं उनसे भी मौसम प्रभावित होता है। अब देखते हैं वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन। जो भी वायुमंडल में महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती है उनका वर्णन देखते हैं। वायुमंडल कई गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। यानी कि जितने वायुमंडल में, इनमें गैसों के अलावा जो जलवाष्प भी होता है और धूल के कण भी होते हैं, इन सब से मिलकर वायुमंडल बनता है। कुछ महत्वपूर्ण गैसों का वितरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहले नाइट्रोजन होती है, जो कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक, जो कि 78.8% है। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक है, जो कि नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी मैंने बताया ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक गैस होती है। अगर ये गैस नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे बचेंगे ही नहीं। इसलिए ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब देखिए ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि आप ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते, इसलिए ऑक्सीजन मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक है। ऑक्सीजन गैस जीवनदायी गैस मानी जाती है और इसके बिना, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण गैस है मानव जीवन के लिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95%, यानी कि लगभग 21% ये गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में ये हम ईंधन नहीं जला सकते। यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम ईंधन कहाँ से जलाएंगे, ना हम कोई दिया जला सकते, ना कोई चिमनी वगैरह कुछ भी नहीं जला सकते हम, अगर ऑक्सीजन ना होगा तो। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है और सबसे भारी गैस है ये। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में ही मिलती है, यानी ये सौरमंडल में ही मिलती है। वायुमंडल में केवल 0.0%, ये केवल 0 बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। आपने पढ़ा होगा साइंस में प्रकाश संश्लेषण, इसमें ये गैस बहुत ही आवश्यक होती है जो पेड़ पौधों को भोजन प्राप्त करती है। हम ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस वजह से पेड़ों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अब इसके बाद देखिए ओजोन गैस। ये हमारे लिए भी बहुत आवश्यक होती है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है, यानी कि अधिक ऊंचाई पर ये बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। ये सौरमंडल में ही पाई जाती है, सौरमंडल और समताप मंडल में पाई जाती है। ये सौरमंडल से ऊपर जो परत होती है समताप मंडल, उसमें ये पाई जाती है अधिक मात्रा में। यह सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। अगर हम इस गैस की हानि करेंगे तो हमें बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि जो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, यूवी, वो सीधे पृथ्वी पर आएंगी। और आपने सुना होगा कि ओजोन परत है हमारी, उसमें छेद हो गया, क्योंकि हम इतना पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं कि उसमें छेद तो होना ही है। और ये हमारे लिए ही हानिकारक है, क्योंकि इससे बहुत ही, हमने साइंस के चैप्टर में पढ़ा होगा 10th क्लास में, कि इससे बहुत ही त्वचा का कैंसर या फिर अन्य त्वचा संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है। इस वजह से
हमें ओजोन परत की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं एरोसोल्स। ये हमने पहले फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था। वायुमंडल में जल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जेनान, क्रिप्टोन, नियोन, आर्गन तथा बड़े ठोस कण मिलकर एरोसोल्स कहलाते हैं। ये जितने भी कण हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ओजोन, जेनोन, क्रिप्टोन, नियोन, आर्गन, जितने भी ये ठोस कण हैं, ये सब मिलकर एरोसोल्स का निर्माण करना है, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं वायुमंडल में धूल के कणों का क्या महत्व है। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। यानी वायुमंडल है, उसमें कण तो उड़ते ही रहते हैं। यानी पृथ्वी पर भी जो कण है वो उड़ते ही रहते हैं, वायु में मिले हुए होते हैं। धूल, मिट्टी, ये सब वगैरह वायु में मिले हुए रहते हैं। ये धूल के कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, धुएं की कालिख यानी जो राख होती है, तथा उल्कापात के कण भी सम्मिलित होते हैं। ये सभी कण मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। यानी वायुमंडल में सारे कण मौजूद होते हैं। गैसों के साथ साथ ये कण भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये धूल कण हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यानी जितने भी धूल कण हैं, इन्हीं प्रक्रिया से वर्षा का निर्माण होता है। ये बादल को बनाते हैं। धूल कण सूर्य ताप को रोकने तथा उसे प्रभावित करने का भी कार्य करते हैं। यानी कि जो जो जितने भी धूल कण हैं, वो सूर्य ताप, जो सूर्य से आने वाला तप है, उसे रोकने का तथा उसे परावर्तित वापस रिफ्लेक्ट करने का कार्य भी करते हैं। ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल रंग तथा नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण भी करते हैं। यानी कि जो ये जितने भी धूल कण हैं, वो जो सूर्य से आने वाले जो सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो प्रकाश होता है, उसे लाल रंग में परावर्तित कर देते हैं। आपने देखा होगा कि शाम के समय आपने कभी देखा हो सूर्य छिपता हुआ, तो वो लाल रंग का होता है। वो इसी वजह से होता है कि उसे धूल के जो कण होता है वो उसे रंग में परावर्तित कर देते हैं। क्या आपने पढ़ा होगा साइंस में रक्त दाब। अब देखिए जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। यानी वह वायुमंडल में जो जल वाष्प होता है वो किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करते हैं। यानी कि देखते हैं किसी स्थान पर कैसी जलवायु है। यानी अलग अलग स्थानों पर, भारत में इतने प्रदेश हैं, उनमें अलग अलग स्थान पर अलग अलग जलवायु होती है, तो वहाँ की जल वाष्प भी अलग अलग होता है। जल वाष्प सूर्य तप का कुछ भाग सोख लेती है। यानी जो जल वाष्प होता है, उसका मीनिंग ये है कि जल वाष्प यानी जल को सोखना, यानी जल को वो उत्सर्जित करना, यानी वाष्पित करना, जल वाष्प कहलाता है। इस तरह यह पृथ्वी को अधिक गर्म एवं अधिक ठंडा होने से बचाती है। तो दोस्तों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा। और आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो भी प्लीज़ देख लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।